India Legal presents Courts Roundup. नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का कोर्ट्स राउंडअप में। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। इस बुलेटिन में अगले आधे घंटे हम आपको कोर्ट से जुड़ी तमाम छोटी बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। कोर्ट की कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट्स और लोअर कोर्ट्स तक के फैसलों को आपके सामने रखेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हिरासत में अप्राकृतिक मौतों के लिए मुआवजा राशि तय करने के मेघालय हाईकोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। मेघालय सरकार की याचिका पर किया नोटिस जारी। कलकत्ता हाईकोर्ट में कार्यवाही के दौरान जस्टिस अभिजीत गंगोपाध्याय ने खंडपीठ के रोक के बावजूद मामले के कागजात सीबीआई को दिए। सीबीआई जांच का आदेश किया पारित। फर्जी जाति प्रमाण पत्र का है पूरा मामला। पति की नपुंसकता पत्नी के अलग रहने के लिए है पर्याप्त कारण। पत्नी सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण की हकदार। India Legal presents Courts Roundup. सुप्रीम कोर्ट ने बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी को गिरफ्तारी से राहत दे दी है। उमर अंसारी पर साल 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के दौरान चुनाव आचार संहिता के कथित उल्लंघन के आरोप में मामला दर्ज किया गया था। जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस पीके मिश्रा की पीठ ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। उमर अंसारी की तरफ से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल कोर्ट में पेश हुए। सुनवाई के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा कि चुनाव प्रचार आचार संहिता उल्लंघन के मामले में मुख्य आरोपी को लगातार जमानत मिलती रही है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बीते साल दिसंबर में उमर अंसारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी। हाईकोर्ट ने कहा था कि तथ्यों और परिस्थितियों को देखने से लगता है कि अपराध हुआ है। हालांकि अब हाईकोर्ट के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। 4 मार्च 2022 को पुलिस ने मुख्तार अंसारी के दोनों बेटों अब्बास अंसारी और उमर अंसारी के साथ ही 150 अज्ञात लोगों के खिलाफ मऊ जिले के कोतवाली पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज की थी। आरोप है कि 3 मार्च 2022 को अब्बास अंसारी, उमर अंसारी और मंसूर अहमद अंसारी ने पहाड़पुरा ग्राउंड पर एक जनसमूह को संबोधित किया और इस दौरान स्थानीय प्रशासन से हिसाब बराबर करने की बात कही गई थी। इसे चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना गया था। इधर सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में अप्राकृतिक मौतों के मामले में सुनवाई की। कोर्ट ने अप्राकृतिक मौतों के लिए मुआवजा राशि तय करने के मेघालय हाईकोर्ट के आदेश पर रोक लगाई है। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली मेघालय सरकार की याचिका पर नोटिस जारी किया और जिसके तहत 2012 से हिरासत में हुई मौतों के लिए सरकार द्वारा दंडात्मक मुआवजे की मात्रा पीड़ितों की उम्र के आधार पर तय की गई थी। जस्टिस BR गवई, जस्टिस संजय करोल और जस्टिस संदीप मेहता की 3 न्यायाधीशों की पीठ ने इस शर्त के साथ फैसले पर रोक लगा दी कि राज्य राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग द्वारा निर्धारित मुआवजा राशि का भुगतान करेगा। 1382 जेलों के दोबारा अमानवीय स्थितियों में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी निर्देश के अनुसार मेघालय हाईकोर्ट द्वारा उन कैदियों के निकटतम रिश्तेदारों की पहचान करने के लिए स्वतः संज्ञान जनहित याचिका शुरू की गई। कोर्ट ने कहा कि 2012 और 2015 के बीच उसके बाद भी राज्य हिरासत में अप्राकृतिक मौत हो गई थी। राज्य उचित मुआवजा प्रदान करे। कार्यवाही के दौरान ये सामने आया कि 2012 से मेघालय में 53 हिरासत में मौतें हुई, जिनमें से 25 प्राकृतिक कारणों से थीं और बाकी अप्राकृतिक मौत के मामले थे। मई 2022 में NHRC द्वारा ये सिफारिश
सिफारिश की गई कि सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश हिरासत में हिंसा और मौत के मामलों में पीड़ितों और उनके रिश्तेदारों को मुआवजे के लिए नीति बनाए। एनएचआरसी की सिफारिश के बाद दिसंबर 2022 में मेघालय सरकार ने अधिसूचना प्रकाशित की, जिसमें अप्राकृतिक हिरासत में होने वाली मौतों के लिए मुआवजा राशि तय की गई। इधर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि आवासीय भवन में चलने वाला वकील का कार्यालय दिल्ली नगर निगम अधिनियम के तहत व्यवसायिक भवन के रूप में प्रॉपर्टी टैक्स के अधीन नहीं है। जस्टिस बीवी नागरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने पुष्टि की कि वकीलों की व्यावसायिक गतिविधि वाणिज्यिक प्रतिष्ठान या व्यावसायिक गतिविधि की श्रेणी में नहीं आती। वकीलों की फर्म व्यावसायिक प्रतिष्ठान नहीं है। खंडपीठ ने दक्षिणी दिल्ली नगर निगम द्वारा दायर एसएलपी खारिज कर दी। दिल्ली हाई कोर्ट एकल न्यायाधीश के फैसले के खिलाफ दक्षिण दिल्ली नगर निगम द्वारा दायर अपील पर विचार कर रहा था, जिसमें कहा गया कि वकीलों द्वारा प्रदान की गई सेवाएं पेशेवर गतिविधियां हैं, इसीलिए उन्हें व्यावसायिक प्रतिष्ठान की श्रेणी के अंतर्गत टैक्स लगाने के लिए वर्गीकृत, श्रेणीबद्ध या विषयगत नहीं किया जा सकता। ये मुद्दा 2013 में उठा, जब एसडीएमसी ने अपने आवासीय परिसर के हिस्से में कार्यालय चलाने वाले वकील को प्रॉपर्टी टैक्स की मांग करते हुए नोटिस जारी किया। एसडीएमसी की कार्यवाही के खिलाफ वकील की चुनौती स्वीकार करते हुए एकल पीठ ने कहा था, इस न्यायालय की राय में कोई परिसर सिर्फ इसलिए व्यावसायिक आधार नहीं बन जाएगा क्योंकि वकील ने अपनी कार्यालय फाइल पढ़ी या अपने निवास पर कुछ आधिकारिक काम किया। निगम ने इसे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच में चुनौती दी। उसमें अन्य बातों के अलावा एमडीसी ने प्रस्तुत किया कि वकील की सेवाएं व्यावसायिक गतिविधि के क्षेत्र में आती है। कोर्ट ने कहा कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम 1957 की धारा 116A की उपधारा 1 की भाषा में व्यावसायिक गतिविधियों पर कर शामिल नहीं है। इससे संकेत लेते हुए हाईकोर्ट ने सखाराम नारायण खेरडेकर बनाम सिटी ऑफ नागपुर कॉरपोरेशन एंड अन्य एफआईआर 1964 बॉम्बे 200 में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले का हवाला दिया। इसमें यह स्पष्ट रूप से माना गया कि वकीलों की व्यावसायिक गतिविधियों का निर्वहन नहीं होगा, व्यवसाय अभिव्यक्ति के अंतर्गत कवर किया जाएगा और न ही ये व्यावसायिक प्रतिष्ठान होगा। इधर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से कहा है कि वो केरल सरकार द्वारा राज्य के वित्त में केंद्र सरकार के कथित हस्तक्षेप के खिलाफ दायर अंतरिम राहत आवेदन पर अपनी प्रतिक्रिया दाखिल करे। केरल राज्य में पिछले दिसंबर में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया और कहा कि केंद्र के कदम राज्य की वार्षिक बजट में उल्लिखित प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की क्षमता में बाधा डाल रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने जनवरी की शुरुआत में इस याचिका पर नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से जवाब मांगा। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस केबी विश्वनाथन की खंडपीठ ने अनुच्छेद 131 के तहत दायर मूल मुकदमे की सुनवाई की। सुनवाई के दौरान केरल राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने 31 जनवरी को आसन्न बजट की समय सीमा का हवाला देते हुए स्थिति की तत्कालिकता पर जोर दिया। उन्होंने मुकदमे को निरर्थक होने से रोकने के लिए शीघ्र प्रतिक्रिया का अनुरोध किया। दूसरी ओर केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने तत्कालिकता का विरोध करते हुए कहा कि मौजूदा मुद्दे आर्थिक प्रबंधन नीति के अंतर्गत आते हैं। उन्होंने दावा किया कि राज्य की तत्कालिकता और कुछ नहीं बल्कि अपनी विफलताओं को छुपाने का प्रयास है। अंततः खंडपीठ ने केंद्र को अंतरिम राहत आवेदन पर 1 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने और उसके बाद 3 दिनों के भीतर प्रत्युत्तर दाखिल करने का निर्देश दिया। मामले पर आगे की सुनवाई 13 फरवरी को होनी है। मुकदमा वित्त मंत्रालय के निर्देशों और राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम में संशोधन को चुनौती देते हुए राज्य पर लगाई गई कम उधार सीमा पर प्रकाश डालता है, जो संभावित रूप से गंभीर वित्तीय संकट का कारण बन सकता है। केरल सरकार ने तर्क दिया कि राज्य को अपने वित्तीय दायित्वों को पूरा करने के लिए तत्काल लगभग 26,000 करोड़ रुपए की आवश्यकता है। मुकदमे के अनुसार राज्य के वित्त को विनियमित करने के विशेष अधिकार का केंद्र द्वारा अतिक्रमण किया जा रहा है, जिससे कल्याणकारी योजनाओं और अन्य प्रतिबद्धताओं में पर्याप्त बकाया हो गया। पिनराई विजयन के नेतृत्व वाली सरकार ने राज्य की प्रगति, समृद्धि और विकास के लिए आवश्यक अपनी बजटीय आवश्यकताओं के अनुरूप उधार लेने के अपने संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करने की अनिवार्यता को रेखांकित किया है।
इधर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट से वाइल्ड कर्नाटका डॉक्यूमेंट्री के प्रसारण पर स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स के खिलाफ अवमानना कार्यवाही स्थगित करने के लिए कहा। चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की अगुवाई वाली पीठ ने मौखिक रूप से नेटफ्लिक्स को टाइगर प्रोटेक्शन फंड में योगदान देने और विवाद को खत्म करने के लिए कहा। सीजीआई ने कहा कि पीठ अन्य पक्षों बीबीसी, डिस्कवरी इंडिया और प्रोड्यूसर्स को भी फंड में योगदान देने के लिए कहेगी और राशि तय करेगी। सीजीआई ने टिप्पणी की, कुछ समाधान खोजें, बाघ संरक्षण कोष में कुछ योगदान करें। नेटफ्लिक्स ने भी इस पर पैसा कमाया है, आपको हमारे वन्य जीवन के लाभ के लिए भी कुछ करना चाहिए। सीजीआई ने नेटफ्लिक्स से कहा कि सुनिश्चित करें कि आप कुछ ठोस प्रस्ताव लेकर आएं। पीठ को सूचित किया गया है कि अवमाननाकर्ताओं ने हाईकोर्ट में माफी मांगी है। हालांकि योगदान के लिए जो राशि की पेशकश की गई वो डॉक्यूमेंट्री फिल्म की स्ट्रीमिंग वितरण से उत्पन्न मुनाफे के संबंध में पर्याप्त नहीं है और इस फिल्म को निर्माताओं ने आइकॉन फिल्म्स लिमिटेड को 1,50,000 पाउंड में बेच दिया था, जिसे आइकॉन फिल्म्स ने नेटफ्लिक्स सहित विभिन्न ब्रॉडकास्टर्स को दोबारा बेच दिया। पीठ ने इस मामले को आइकॉन फिल्म्स लिमिटेड के ऐसे ही लंबित मामले के साथ टैग कर दिया, जिसमें कोर्ट पहले ही नोटिस जारी कर चुका है। दिल्ली हाईकोर्ट ने एक वकील द्वारा कथित दुष्कर्म के मामले में एफआईआर दर्ज करने के लिए दायर याचिका को दुर्भावनापूर्ण करार देते हुए उसे खारिज कर दिया है और याचिकाकर्ता पर 25,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया। वकील ने आरोप लगाया था कि उसकी पत्नी से उसके रिश्ते के भाई ने तब दुष्कर्म किया था जब वो नाबालिग थी। उसने मामले में एफआईआर दर्ज करने का अनुरोध किया। अब वकील के साथ नहीं रह रही महिला ने हालांकि आरोपों से इनकार किया। न्यायमूर्ति अनूप कुमार मेदिरत्ना ने कहा कि आपराधिक न्याय प्रणाली के चक्र को बेवजह की शिकायतों से अवरुद्ध करने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, वो भी तब जब कथित पीड़िता को खुद कोई शिकायत नहीं है। अदालत ने आदेश में कहा कि याचिकाकर्ता 8 सप्ताह के भीतर दिल्ली उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति को लागत का भुगतान करे। न्यायाधीश ने कहा कि ऐसी शिकायतें न केवल जीवन साथी को बल्कि उस व्यक्ति को भी परेशान कर सकती है जिसे निर्दोष होने के बावजूद फंसाया गया हो। अदालत ने अपने हालिया आदेश में कहा कि बलात्कार का ऐसा कोई भी आरोप न केवल अमुक व्यक्ति की गरिमा पर सवालिया निशान लगाता है बल्कि उसके उत्पीड़न का कारण भी बन सकता है और दूसरे व्यक्ति की प्रतिष्ठा और जीवन को प्रभावित कर सकता है। मजिस्ट्रेट अदालत के साथ साथ सत्र अदालत द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 156 की धारा 3 के तहत एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने से इनकार करने के बाद याचिकाकर्ता ने उच्च न्यायालय का रुख किया था। मजिस्ट्रेट धारा 156 की उपधारा 3 के तहत किसी मामले में संज्ञान लेकर कथित अपराध की जांच का आदेश दे सकता है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि 2017 में उनकी शादी के बाद पत्नी ने खुलासा किया कि जब वो 16 साल की थी तो उसके रिश्ते के भाई ने उसके साथ दुष्कर्म किया। अदालत ने रेखांकित किया कि पुलिस द्वारा दायर की गई कार्रवाई रिपोर्ट को हल्के ढंग से खारिज नहीं किया जा सकता, जिसमें पत्नी ने आरोप से इनकार किया और दावा किया कि याचिकाकर्ता ने उसे दहेज के लिए परेशान किया और घरेलू हिंसा, भरण पोषण तथा तलाक की कार्यवाही लंबित है। कलकत्ता उच्च न्यायालय की 2 पीठों ने इस बात पर परस्पर विरोधी विचार दिखाया कि क्या केंद्रीय जांच ब्यूरो को फर्जी जाति प्रमाण पत्र घोटाले के आरोपों से जुड़े मामले की जांच करनी चाहिए। न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने एक आदेश पारित किया जिसमें पश्चिम बंगाल पुलिस को मामले से संबंधित दस्तावेज सीबीआई को सौंपने के लिए कहा गया, जबकि खंडपीठ ने उसी दिन उक्त आदेश पर रोक लगा दी थी। दिलचस्प बात यह है कि खंडपीठ के रोक के आदेश के बावजूद एकल न्यायाधीश न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने बुधवार दोपहर सीबीआई को मामले के कागजात सौंपने की अनुमति दी। एकल न्यायाधीश के आदेश में क्या कहा गया है? शुरुआत में न्यायमूर्ति अभिजीत गंगोपाध्याय ने इतिशा सोरेन की याचिका पर सीबीआई जांच की मांग करते हुए आदेश पारित किया। सोरेन ने आरोप लगाया कि राज्य में फर्जी जाति प्रमाण पत्र धड़ल्ले से है और कई लोगों ने मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश पाने के लिए ऐसे प्रमाण पत्र प्राप्त किए हैं। बुधवार सुबह न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय द्वारा पारित आदेश में लिखा गया है, उन्होंने कहा, पिछले 3 साल के पूरे मामले की सीबीआई द्वारा गहन जांच की जानी है कि आरक्षित श्रेणी के प्रमाण पत्र जारी किए गए और मेडिकल कॉलेजों में ऐसे प्रमाण पत्रों के साथ उम्मीदवारों का प्रवेश हुआ।
आपको बता दें कि याचिका में सीबीआई जांच के लिए किसी निर्देश की मांग नहीं की गई थी। इसके साथ ही न्यायाधीश ने सीबीआई के विशेष जांच दल एसआईटी से जांच कराने का आदेश दिया। न्यायमूर्ति गंगोपाध्याय ने कहा, जब कोई घोटाला उसके सिर में झांक रहा है तो ये अदालत का कर्तव्य है कि वो मामले में गहन जांच के लिए उचित आदेश पारित करे, भले ही याचिकाकर्ता ने सीबीआई जांच के लिए अनुरोध किया हो या नहीं किया हो। एकल न्यायाधीश ने यह भी कहा कि उन्हें पश्चिम बंगाल पुलिस पर बहुत कम भरोसा है, क्योंकि वो तृणमूल कांग्रेस के नेता शेख शाहजहां को गिरफ्तार करने में असमर्थ थी, जिनके आवास पर हाल ही में राशन घोटाले में उनकी कथित भूमिका को लेकर ईडी द्वारा छापा मारने की मांग की गई थी। विशेष रूप से छापे के दौरान कुछ ईडी अधिकारियों पर हमला किया गया था। इधर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने कहा कि पति की नपुंसकता पत्नी से अलग रहने के लिए पर्याप्त कारण होगी और सीआरपीसी की धारा 125 के तहत भरण पोषण की हकदार होगी। जस्टिस पार्थ प्रतिम साहू की पीठ ने फैमिली कोर्ट जसपुर के एक आदेश को चुनौती देने वाले एक पति द्वारा दायर आपराधिक पुनरीक्षण याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उसे अपनी पत्नी को भरण पोषण के रूप में 14,000 रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया गया था। मौजूदा मामले में प्रतिवादी पत्नी ने सीआरपीसी की धारा 125 के तहत अपने पति से भरण पोषण की करते हुए एक याचिका दायर की थी, जिसका आधार ये था कि वो अपने वैवाहिक अधिकारों से वंचित थी, क्योंकि शादी के बाद पति ने उसके साथ शारीरिक संबंध स्थापित नहीं किए थे। दूसरी ओर पति का तर्क था कि उसने शादी से पहले अपनी पत्नी को अपनी शारीरिक अक्षमता के बारे में स्पष्ट रूप से सूचित किया था और इसीलिए यदि अब वो अलग रह रही है तो वो भरण पोषण के लिए पात्र नहीं है। आगे ये तर्क दिया गया कि सीआरपीसी की धारा 125 के तहत नपुंसकता पत्नी के अलग रहने के लिए पर्याप्त कारण नहीं है। हालांकि फैमिली कोर्ट ने इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि पति ने अपनी अक्षमता स्वीकार कर ली है, निष्कर्ष निकाला कि प्रतिवादी पत्नी के अलग रहने के पर्याप्त कारण हैं और इसीलिए वो भरण पोषण के लिए पूरी तरह से पात्र है। मामलों के तथ्यों और परिस्थितियों की पृष्ठभूमि में न्यायालय ने कहा कि विवाह के पक्षों के वैवाहिक अधिकार विवाह की नींव है और उनमें से किसी एक द्वारा इससे वंचित करना दूसरे साथी के प्रति क्रूरता होगी। कोर्ट ने साथ में ये भी कहा कि हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 9 के तहत वैवाहिक अधिकारों की बहाली का प्रावधान है और यदि कोई पक्ष अपने साथी के वैवाहिक अधिकारों से वंचित है तो ये तलाक लेने का एक आधार हो सकता है। कोर्ट ने फैमिली कोर्ट पारित आदेश में कोई कमजोरी या अवैधता नहीं पाई और इसीलिए आपराधिक पुनरीक्षण याचिका खारिज कर दी गई। इधर श्री काशी विश्वनाथ मंदिर से सटे ज्ञानवापी परिसर की भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की सर्वे रिपोर्ट जिला जज डॉक्टर अजय कृष्णा विश्वेश की अदालत ने सार्वजनिक कर दी है। रिपोर्ट के मुताबिक ज्ञानवापी में मंदिर के अवशेष मिले हैं और इससे पहले ज्ञानवापी परिसर की सीलबंद सर्वे रिपोर्ट को लेकर जिला जज डॉक्टर अजय कृष्ण विश्वेश की अदालत ने बुधवार को फैसला सुनाया था और जिला जज ने वादी पक्ष को सर्वे रिपोर्ट दिए जाने का आदेश दिया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने पहले ही रिपोर्ट अदालत में दाखिल कर दी थी। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में सर्वे करने वाले भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने कहा है कि मौजूदा ढांचे के निर्माण से पहले वहां एक हिंदू मंदिर था। वाराणसी जिला अदालत ने पिछले साल जुलाई में एएसआई को मस्जिद परिसर का सर्वे करने का निर्देश दिया था। अब सार्वजनिक की गई एएसआई की रिपोर्ट में कहा गया है कि 4 महीने के अपनी सर्वे में वैज्ञानिक सर्वेक्षण, वास्तुशिल्प अवशेषों, विशेषताओं, कलाकृतियों, शिलालेखों, कला और मूर्तियों के अध्ययन के आधार पर ये आसानी से कहा जा सकता है कि मौजूदा संरचना के निर्माण से पहले यहाँ एक हिंदू मंदिर मौजूद था। हिंदू पक्ष के वकील विष्णु शंकर ने बताया कि जीआरपी सर्वे पर एएसआई ने कहा है कि ये कहा जा सकता है कि यहाँ एक बड़ा भव्य हिंदू मंदिर था। अभी के ढांचा के पहले एक बड़ा हिंदू मंदिर मौजूद था। एएसआई के मुताबिक वर्तमान जो ढांचा है उसकी पश्चिमी दीवार पहले के बड़े हिंदू मंदिर का हिस्सा है। हिंदू पक्ष ने आगे रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि स्तंभों को थोड़े से बदलाव के साथ मस्जिद के लिए फिर से इस्तेमाल किया गया है। हिंदू मंदिर के खम्भों को भी थोड़ा बहुत बदलकर नए ढांचे के लिए इस्तेमाल किया गया है। पिलर के नक्काशियों को मिटाने की कोशिश की गई है। यहाँ पर 32 ऐसे शिलालेख मिले हैं जो पुराने हिंदू मंदिर के हैं। देवनागरी
ग्रंथ तेलुगु कन्नड़ के शिलालेख भी मिले हैं। महामुक्ति मंडप, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शब्द है जो इसके शिलालेख में मिला है। सर्वे के दौरान एक पत्थर मिला, शिलालेख मिला जिसका टूटा हुआ हिस्सा पहले से एएसआई के पास था। पहले के मंदिर के पिलर को दोबारा से इस्तेमाल किया गया है। तहखाना में हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां मिली हैं, जिन्हें तहखाना के नीचे मिट्टी से दबा दिया गया था। पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर का ही हिस्सा है, ये पूरे तरीके से स्पष्ट है। 17वीं शताब्दी में हिंदू मंदिर को तोड़ा गया और इसके विध्वंस किए हुए मलबे से ही वर्तमान ढांचे को बनाया गया। हिंदू पक्ष से कोर्ट में मौजूद वकील विष्णु शंकर जैन ने इस बात पर लगातार जोर दिया था कि रिपोर्ट की कॉपी पक्षकारों के ईमेल पर दी जाए। इसको लेकर एएसआई की तरफ से यह आपत्ति की गई कि ईमेल पर रिपोर्ट से छेड़छाड़ हो सकती है और रिपोर्ट साइबर फ्रॉड का भी शिकार हो सकती है, इसलिए इसकी हार्ड कॉपी ही मुहैया कराई जाए। इस पर मुस्लिम पक्ष भी सहमत हुआ। इसके बाद जिला जज ने एएसआई की ज्ञानवापी सर्वे की रिपोर्ट पक्षकारों को हार्ड कॉपी देने का आदेश दिया था। कोर्ट के आदेश के बाद ज्ञानवापी परिसर का एएसआई सर्वे कराया गया था। 18 दिसंबर को एएसआई ने जिला जज की अदालत में अपनी रिपोर्ट सौंपी थी। इसके बाद हिंदू पक्ष ने मांग की थी कि सर्वे रिपोर्ट की कॉपी दोनों पक्षों को सौंपी जाए। इस पर 24 जनवरी 2024 को जिला जज ने सभी पक्षों को सर्वे रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था। ब्यूरो रिपोर्ट। चलिए, इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। India Legal presents Courts Roundup.